गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल में भी हमने दो क्लासिफिकेशन देखा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का टोटल टाइम कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 600 BC तक। और इसमें भी जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, उसका समय काल कब से कब तक है? ऋग्वैदिक कब से कब तक है? 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक ठीक। ऋग्वैदिक काल में हमने शुरू क्या क्या चीजें देखा था। सबसे पहली चीज कि इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, तो जो 4 वेद हैं उसमें सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी, 1500 से लेकर के 1000 BC के समय पे, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना। और टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद के अलावा और कौन कौन से हैं? 3। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो 3 वेद हैं शुरू के, इनको एक साथ, मतलब आपका हो गया ऋग्वेद, सेकंड कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों को, फर्स्ट जो 3 हैं, इनको मिलाकर के वेद त्रयी भी कहा जाता है। हाँ, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये तीनों ऐसा माना जाता है कि देवताओं के द्वारा, वैसे चारों वेद देवताओं के द्वारा लिखे गए माने जाते हैं। अपौरुषेय कहा जाता है इनको। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष, मतलब किसी मनुष्य के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। इन तीनों को, ऊपर के जो 3 हैं, इनको वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। और इन चारों को ही अपौरुषेय कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में हमने और क्या क्या चीजें देखा था? ऋग्वैदिक काल में हमने ये देखा कि कई सारी किताबों की रचना हुई है, जिसमें कि ऋग्वेद है, आपके वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, ठीक। और इसके अलावा पुराण है, महाकाव्य है, वेदांग है, इन सभी की रचना हुई थी। कल लास्ट हमने वेदांग पे समाप्त किया था। क्या? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। इसके अलावा अब लास्ट में आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा इसी ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कुछ पॉइंट्स बचे हैं, मिसलेनियस पॉइंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप इस तरीके से नोट करके लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा नोट करके। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा छूट गया लास्ट? अथर्ववेद, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सभी चार वेद को संयुक्त रूप से, सभी 4 वेद को संयुक्त रूप से संहिता भी कहा जाता है। संहिता, सभी 4 वेद को संयुक्त रूप से संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष या मनुष्य के द्वारा न लिखा गया। अपौरुषेय या देवकृत माना जाता है। वेदों को अपौरुषेय
या देवकृत माना जाता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भगवद गीता ब्रह्मसूत्र भगवद गीता कॉमा ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ठीक, ये 2-3 पॉइंट हैं वेदों के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों में हमने वैदिक काल में हमने सबसे पहले देखा था वेद, उसके बाद में आपका महाकाव्य, पुराण, वेदांग, ये सब कर चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, सभी वेदों में उपलब्ध जानकारी कॉमा इससे संबंधित कर्मकांड एवं विधान को समझने के लिए विधान को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। विधान को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कीजिएगा। इसमें एक तरफ वेद रहेंगे और दूसरी तरफ उसके ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, सबसे पहले एक कॉलम में वेद और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ लिखिएगा। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मण। ऐतरेय और कौशीतकी। नेक्स्ट यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं
शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय। नेक्स्ट, सामवेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, षड्विश, जैमिनी, पंचविश, षड्विश, जैमिनी और सबसे लास्ट में है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। ठीक। ऋग्वेद में किस चीज के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद में पूजा पाठ या कर्मकांड से संबंधित खूब सारी ऋचाएं या श्लोक लिखे गए हैं। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित नियम कानून लिखे गए हैं। सामवेद में संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोना औषधि इन सब से संबंधित है। ठीक है। और इन सभी को ठीक से समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश, षड्विश, जैमिनी, इसके अलावा भी कई हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये दो तीन है मेन है। और अथर्ववेद है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सूत्र साहित्य। सूत्र फॉर्मूला वाला सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य पुराने टाइम में आपको अभी भी देखते हैं, ऋषि मुनि या ब्राह्मण होते हैं, उनको खूब सारे वेद पुराण, खूब सारी किताब बिल्कुल मतलब बाय हार्ट याद रहती हैं। तो उनको किस तरीके से याद रहती हैं? तो इन सभी को याद करने के लिए भी खूब सारे फॉर्मूला बनाए गए हैं, सूत्र बनाए गए हैं। ठीक है। इसी को ही कहते हैं सूत्र साहित्य। ठीक। इसमें लिखिएगा सूत्र साहित्य में इन साहित्यों में वैदिक शिक्षा को कम शब्दों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। कम शब्दों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सूत्र साहित्य 4 प्रकार के हैं। सूत्र साहित्य 4 प्रकार के हैं। सूत्र साहित्य 4 प्रकार के हैं। पहला है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र डैश करके लिखिएगा इसमें। कर्मकांड एवं रीति रिवाज से संबंधित। कर्मकांड एवं रीति रिवाज। नेक्स्ट है श्रौत सूत्र। श्रौत सुनने वाला, श्रुति, श्रौत सूत्र। महायज्ञ से संबंधित। श्रौत सूत्र महायज्ञ से संबंधित। नेक्स्ट गृह सूत्र। गृह सूत्र घर गृहस्थी किस तरीके से चलाना है, इसका पूरा एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, उसके संबंधित शिक्षाएं थी। इसमें लिखिएगा गृह संस्कार से संबंधित।
गृह संस्कार। नेक्स्ट है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र धर्म या कानून से संबंधित। धर्म या कानून से संबंधित। धर्म या कानून से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वैदिक कालीन विवाह व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वैदिक कालीन विवाह व्यवस्था। अब विवाह व्यवस्था में एक ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो आज भी कई प्रकार के विवाह देखते हैं। कभी लड़की दहेज दे रही है, हो सकता है ट्राइबल एरिया में लड़के दहेज दे करके लड़की लेकर के आते होंगे, ठीक है। कई में फैमिली में ही एक्सचेंज हो जाता है, भाई बहन जो कजिन है उनका। कई में जो विधवा है उनका विवाह हो सकता है। और कई प्रकार के विवाह हैं जो लव मैरिज या अरेंज मैरिज कैटेगरी में आते हैं। उन सभी को भी पहले कैटेगराइज किया गया है और ये टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा वैदिक काल में 8 प्रकार के वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह व्यवस्था का उल्लेख है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह व्यवस्था का उल्लेख है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आज के समय में हम जो देखते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि पुरुष अगर हायर कास्ट का है वो लोअर कास्ट की महिला से भी शादी कर सकता है या हायर कास्ट की महिला से भी शादी कर सकता है, ठीक है। या इसके उल्टा भी हो सकता है, कोई हायर कास्ट की महिला है वो लोअर कास्ट के किसी पुरुष से भी शादी कर सकती है। इन्हीं दोनों को ध्यान में रख करके ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बताए गए हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अनुलोम, जिसमें मेल उच्च वर्ण का है और महिला जो है वो किसी निम्न जाति की है, सो कॉल्ड। और दूसरा प्रतिलोम विवाह में जो मेल है वो किसी निम्न वर्ग का है और महिला उच्च वर्ग की है, ठीक है। यही 2 तरीके हैं जिनके हिसाब से इन सभी को अनुलोम और प्रतिलोम में कैटेगराइज किया जा सकता है। इन सभी 8 को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, इनके उस समय के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के हिसाब से। अगर महिला उच्च वर्ण की है तो प्रतिलोम विवाह और पुरुष उच्च वर्ण का है तो अनुलोम विवाह, ठीक। अब ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं इनको देखिएगा। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही वाला था। हाँ, वो सीक्वेंस जो लिखते हैं वो उन्हीं के हिसाब से है। मतलब ब्राह्मण को सोसाइटी में सबसे उच्च वर्ण माना जाता था, उससे नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। मतलब अगर देखा जाए, अगर ब्राह्मण पुरुष किसी कह सकते हैं कि क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया या शूद्र महिला से शादी करता है, उन सभी को हम अनुलोम विवाह के अंदर रख सकते थे, ठीक। मान लो कोई क्षत्रिय महिला है, वो वैश्य या शूद्र से विवाह कर ले तो
प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अपने से नीचे किसी वर्ण से विवाह करना प्रतिलोम विवाह, और अपने से नीचे ऊपर किसी मतलब महिला और पुरुष के अनुसार, अगर पुरुष उच्च जाति का है, इनमें से मान लीजिए यहाँ पे आपका ये क्षत्रिय पुरुष है और वैश्य या शूद्र महिला है, वो भी अनुलोम विवाह हो जाएगा, ठीक है। अगर वैश्य पुरुष है, शूद्र महिला है, तो भी अनुलोम विवाह है। इसके उल्टा सब प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, ठीक है। विवाह के 8 प्रकारों में सबसे पहला लिखिएगा ब्रह्म विवाह। ये तो कैटेगरी था, 2 कैटेगरी में उनके वर्णों के हिसाब से। अब विवाह के जो प्रकार थे, इसमें सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह डैश करके लिखिएगा। समान वर्ण में विवाह, ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण महिला, ऐसा समान वर्ण में विवाह। नेक्स्ट है देव विवाह। पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह। यज्ञ कर्म करने वाले पुरुष के साथ कन्या का विवाह। यज्ञ कर्म करने वाले पुरुष के साथ कन्या का विवाह। यज्ञ कर्म करने वाले पुरुष के साथ कन्या का विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। वर द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान कर विवाह। आपके घर के काम करने वाले को लेके जा रहे हैं, तो कोई है आपके यहाँ काम करने वाला, इसलिए दे रहे हैं एक जोड़ी बैल। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। कौन किसको दे रहा है, समझ में आया ना? लड़का दे रहा है लड़की के पिता को। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना किसी लेन देन के योग्य वर से पुत्री का विवाह। बिना किसी लेन देन के योग्य वर से पुत्री का विवाह। नेक्स्ट 5वां नंबर है असुर विवाह। असुर विवाह इसमें लिखिएगा कन्या को उसके माता पिता से खरीद लेना। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लेना। ये तो आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम संबंधों पर आधारित विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम संबंधों पर आधारित विवाह।
नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण करके विवाह। कन्या का अपहरण करके विवाह। और लास्ट है पिशाच या पैशाच विवाह। पिशाच या पैशाच विवाह। विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह। विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह। ठीक, ये जो है, ये चार शुरू के जो है, इनको समाज में मान्यता प्राप्त थी, रिस्पेक्ट प्राप्त था, और इन चारों को खराब दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, ये चार को पॉजिटिव मैरिज कह सकते हैं उस समय पे भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अच्छा, इनमें से कौन कौन सा आज के टाइम भी प्रचलित है? गंधर्व, सीधा वहीं पे दिमाग गया। और अच्छा, ब्रह्म विवाह में क्या था? समान वर्ण वाला। कौन सा? ये ब्रह्म विवाह। ठीक, देव विवाह में यज्ञ कराने वाले पुरुष के साथ। नेक्स्ट, आर्ष विवाह में एक जोड़ी बैल के साथ, एक जोड़ी बैल। प्रजापति विवाह में कोई लेन देन नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपसी समझौते से। असुर विवाह में पुत्री को खरीद लिया जा रहा है यहाँ पे। गंधर्व विवाह में प्रेम वाला है। राक्षस विवाह में अपहरण, और पैशाच विवाह में विश्वासघात। कई बार गंधर्व विवाह जो है वो विश्वासघात वाले विवाह में बदल सकता था। ठीक, पहले रिलेशनशिप में है, उसके बाद में मना कर दिए, विश्वासघात कर दिए। ठीक, तो इनमें से कई सारे कॉम्बिनेशन भी हो सकते थे। हो सकता है गंधर्व विवाह करने वाला यज्ञ करता हो तो उसके साथ भी कर दिए, देव विवाह भी हो गया। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं, और ये सभी विवाह जो है वो दोनों कैटेगरी में से कहीं भी हो सकते थे। ठीक है, अनुलोम या प्रतिलोम, मतलब देखा जाए तो 16 फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ब्रह्म विवाह में अनुलोम हो सकता है, प्रतिलोम भी हो सकता है। देव विवाह भी अनुलोम प्रतिलोम हो सकता है। ठीक, इस तरीके से ये 16 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज। अब हमको वहां पे जो प्रॉपर सेटलमेंट था उस वहां पे क्या क्या चीजें थी इसके बारे में देखना है। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वेद की जानकारी, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाओं की जानकारी हमने देखा कि कहाँ कहाँ से मिल सकती है। वेद हो गए, पुराण हो गए, ब्राह्मण, अरण्यक, इन सभी से इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहला लिखिएगा ऋग्वैदिक कालीन समाज, और इसमें सबसे पहला हेडिंग डालिएगा भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। जनरली जो सप्त सैंधव प्रदेश था जहां पे सिंधु सभ्यता का ही विकास हुआ था, उसी स्थान और उसके आसपास थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में इस सभ्यता का विकास हमको दिखाई देता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता सप्त सैंधव प्रदेश में ही विकसित हुई ऐसा माना जाता है। सप्त सैंधव में क्या क्या आता है? कौन कौन सी नदियां आती है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ये 7 नदियों के आसपास ही इसका विकास हुआ था वैदिक सभ्यता का। ठीक, लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र जिसमें सप्त सैंधव क्षेत्र जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान,
जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ क्षेत्र शामिल है। राजस्थान का कुछ क्षेत्र शामिल है। ठीक, इस सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वैदिक कालीन जो साहित्य हैं उन्हीं साहित्य की जानकारी मिलती है। वहाँ पे अलग अलग नदियों का और इनमें जो सेटलमेंट था उनका उल्लेख मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस समय 5 कबीले, इस समय 5 कबीले प्रमुख थे। इस समय 5 कबीले प्रमुख थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। जिन्हें पंचजन कहा जाता था। पंचजन कहा जाता था। ठीक, और ये जो जन शब्द है इसी से आगे चल करके जनपद शब्द का विकास होता है। ठीक, जन का मतलब है एक बड़ा ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक, अगर देखा जाए उस समय इस पूरे स्ट्रक्चर में यूनिट क्या थी, तो सबसे पहली इकाई कह सकते हैं परिवार। ठीक, परिवार के बाद में उस समय उस परिवार से संबंधित जितने लोग थे एक ही गोत्र के, इनको कह सकते हैं आप गोत्र, परिवार, गोत्र। उसके बाद में जो एक ही गांव में कई प्रकार के अगर गोत्र रहते हैं तो पूरा का पूरा गांव और कई सारे गांव को मिला करके एक जन बनता था। और यही जन जो है वो आगे चल करके जब बहुत सारे जन आपस में मिलने लग गए थे उसके बाद में ये जनपद बन गया। और यही जनपद आगे चल करके महाजनपद के रूप में विकसित होता है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में हम देखते हैं महाजनपद काल ये किस तरीके से डेवलप हुआ था। तो परिवार, गोत्र, गांव, जन, जनपद और महाजनपद से होते हुए महाजनपद का विकास हुआ था। ठीक, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इन कबीलों में अनु, इन कबीलों का नाम है अनु, यदु, द्रुहु, अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वश। अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वश शामिल हैं। इन कबीलों में अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वश शामिल हैं। ये 5 कबीले थे जो कि प्रमुख रूप से इसी पंचजन वाले कबीलों में या फिर आपके सप्त सैंधव प्रदेश में फैले हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस काल की प्रमुख नदियां एवं उनके वर्तमान नाम। इस काल की प्रमुख नदियां एवं उनके वर्तमान नाम।
इस काल की प्रमुख नदियां एवं उनके वर्तमान नाम। इस तरीके से एक टेबल बनाइएगा और इसमें से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला नाम लिखिएगा वितस्ता। वितस्ता किसको कहते थे? झेलम नदी को। वितस्ता वर्तमान नाम है झेलम। नेक्स्ट है अस्किनी। चिनाब। वर्तमान नाम क्या है इसका? चिनाब। परूषणी कौन सी नदी है? वर्तमान नदी रावी। परूषणी इसका वर्तमान नाम क्या है? रावी। नेक्स्ट गोमल। गोमल नदी इसका वर्तमान नाम है गोमती। इसका वर्तमान नाम है गोमती। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती इसी को ही नदीतमा कहा जाता था। नदीतमा नदियों में प्रमुख। इसका वर्तमान नाम है घग्गर। घग्गर। नेक्स्ट शतुद्री। शतुद्री इसका वर्तमान नाम क्या है? सतलज। शतुद्री इसका वर्तमान नाम है सतलज। नेक्स्ट रिवर है कुभा नदी। कुभा इसका वर्तमान नाम है काबुल। काबुल। नेक्स्ट क्रुमु। क्रुमु इसका वर्तमान नाम है कुर्रम। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। क्रुमु या इसका वर्तमान नाम है कुर्रम। नेक्स्ट अगला रिवर है सुवास्तु। सुवास्तु वास्तु लिखते हैं, वास्तुकला, उसी के सामने सु, समय छोटा हो की मात्रा। सुवास्तु इसका वर्तमान नाम है स्वात। स्वात। सुवास्तु या स्वात। नेक्स्ट विपाशा। विपाशा ये कौन सा नदी है? व्यास नदी। विपाशा व्यास। नेक्स्ट सदानीरा। सदानीरा गंडक नदी। सदानीरा गंडक। और लास्ट है सुशोपा नदी। सुशोपा नदी इसका वर्तमान नाम है सोहन। सोहन। सुशोपा इसका वर्तमान नाम है सोहन। इसमें से
ये 3 जो है वो अफगानिस्तान की नदियां हैं, बाकी सभी भारत में हैं। मतलब भारत में भारत के किसी न किसी क्षेत्र से होकर के बहती है, भले उसके बाद पाकिस्तान की तरफ चली जाए, पर ये तीनों नदियां विशेष रूप से अफगानिस्तान में बहती हैं। काबुल, गुर्रम और स्वात नदी। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। हम आगे जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी राजाओं का या किसी भी साम्राज्य की बात करेंगे उसमें जनरली यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, उसके बाद में वहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और थोड़ी सी उनकी संस्कृति के बारे में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन्हीं चीज़ों के बारे में एक एक करके देखना है। हेडिंग डालिएगा, राजनीतिक व्यवस्था। पहला पॉइंट है, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई ढांचे पर आधारित था। कबीला होता है, बहुत सारे लोग एक ही एथेनिसिटी के अगर एक साथ है उसको कहा जाता है कबीला। एक ही प्रकार के ट्रेडिशंस को मानने वाले, एक ही एरिया में रहने वाले लोगों को कहा जाता है कबीला। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई ढांचे पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट, कबीले के सरदार को लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता था। कबीले के सरदार को लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता था। यह देख करके कि कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत है, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत है उसी को ही इस कबीले का ही राजा चुन लिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राजा के यहां पे कई सारे सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द दिए गए हैं। राजा को जनस्य गोपा, राजा को जनस्य गोपा, विष्पति, गणपति, राजा को जनस्य गोपा, विष्पति, गणपति, गोपति भी कहा जाता था। गोपति भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा का प्रमुख कार्य युद्ध का नेतृत्व करना। राजा का प्रमुख कार्य युद्ध का नेतृत्व करना और कबीले के लोगों तथा मवेशियों की रक्षा करना था। कबीले के लोगों तथा मवेशियों की रक्षा करना था। यह पूरा का पूरा सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी और मवेशियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। जिस समाज के पास, जिस कबीले के पास सबसे ज़्यादा पशु होते थे वो सबसे ऊंचे दर्जे का या फिर हायर क्लास माना जाता था उस समय। यही उनके लिए आर्थिक संपत्ति थी। ठीक, कबीले के लोगों व मवेशियों की रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
राजा कोई भी निर्णय कबीले की सलाह से लेता था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है यहां पे। राजा कोई भी निर्णय कबीले की सलाह से लेता था। कबीले में भी छोटे छोटे संगठन होते थे, सभा, समिति, विदत जैसी, ठीक है। कोई भी निर्णय कबीले की सलाह से लेता था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक छोटा सा टेबल बनाना है और यहां पे चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली आपको पता है कि एग्जाम्स में आजकल एक ट्रेंड है कि कोई भी अगर राजा है उसके सहयोगी कौन कौन से पोस्ट होल्ड करते हैं, राजा के जो सहयोगी हैं या फिर इसके उस समय के मंत्री कौन कौन हैं, ये कह सकते हैं, ठीक। तो राजा को सहयोग करने वाले अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग पदधारी व्यक्ति कौन कौन है, इसी से संबंधित एक टेबल हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राजा के प्रमुख सहयोगी, राजा के प्रमुख सहयोगी। राजा के प्रमुख सहयोगी, इसमें सबसे पहला है पुरोहित। राजा के प्रमुख सहयोगी, इसमें सबसे पहला है पुरोहित। डैश करके लिखिएगा। प्रमुख परामर्शदाता, प्रमुख परामर्शदाता। राजा को कोई भी एडवाइस चाहिए, अभी भी मतलब जो भी आप हिस्टोरिकल मूवीज देखते हैं उसमें भी कोई भी राजा होता है, उसके महल में एक पुरोहित होते हैं, एक कुछ पुरोहितों का ग्रुप होता है, वही उसको हमेशा सलाह देने का काम करता है, उसी के सलाह पर राजा डिसीजंस लेता है, ठीक है। पुरोहित प्रमुख परामर्शदाता। नेक्स्ट, सेनानी। सेनानी, अगला सहयोगी है सेनानी। सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख। नेक्स्ट, वाज्रपति। वाज्रपति, चारागाह का प्रमुख। उस समय लड़ाई चारागाह के लिए होती थी, क्योंकि मवेशियों के से संबंधित यहाँ पे कबीले होते थे, सभी जो है वो खूब सारे मवेशी रखते थे, तो चारागाह के लिए लड़ाई होती थी। वाज्रपति चारागाह का प्रमुख। नेक्स्ट, पुरप। पुरप, पुर का मतलब है जनरली यहां पे महल या दुर्ग से, महल या दुर्ग, ठीक। दुर्गीकरण का मतलब होता है किलेबंदी करना, फोर्टिफिकेशन। दुर्गीकरण इसका मतलब होता है किलेबंदी। महल के आजू बाजू में बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े करवाना, इसको कहा जाता है दुर्गीकरण या किलेबंदी। तो दुर्ग या महल का प्रमुख होता था पुरप। लिखिएगा, दुर्ग का प्रधान। पुरप दुर्ग या महल का प्रधान। नेक्स्ट, ये वैसे आपको पता होगा। अगला है दूत। कौन होता है दूत? संदेशवाहक, संदेश लाने ले जाने वाला। लिखिएगा, दूत संदेशवाहक। संदेशवाहक। और एक लास्ट है स्पश। स्पश, स्पश है यहां पे स्पाई कह सकते हैं, उस समय गुप्तचर। स्पश गुप्तचर। गुप्तचर। और इसमें से दो ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको इंपॉर्टेंट रखना है तो रख सकते हैं, सेनानी और वाज्रपति।
सेनानी और वाज्रपति दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख संस्थाएं। राजा वैसे तो पुरोहित के परामर्श से कोई डिसीजन लेता था, लेकिन जब बात आती थी कोई सामूहिक निर्णय लेना है जहां पे आम पब्लिक का भी विचार मांगा गया है, वैसे उस ऐसे टाइम पे कुछ संस्थाएं हैं जो कि काम करती थी। प्रमुख संस्थाएं, इसमें सबसे पहले लिखिएगा सभा। सभा पहली संस्था का नाम ही है सभा। किसकी दो पुत्रियां कहा गया है सभा समिति को? प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति। ठीक है, प्रजापति एक डिवाइन पावर है, कह सकते हैं सुपर पावर है, जिसके अंडर ये दोनों है, सभा और समिति। मतलब अगर कोई निर्णय लिया गया है, इनसे पूछकर निर्णय लिया गया है तो कभी गलत नहीं होगा, ऐसा मानते थे। सभा, इसमें लिखिएगा समाज के श्रेष्ठ जनों की संस्था। समाज के श्रेष्ठ जनों की संस्था। समाज के श्रेष्ठ जनों की संस्था। नेक्स्ट पॉइंट है सभा के बारे में, न्याय संबंधी कार्य। उस टाइम की जुडिशियरी या फिर कोर्ट कह सकते हैं, न्याय संबंधी कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे ये कॉमन पॉइंट है, मतलब इस चीज के बारे में है कि कौन से संगठन में या संस्था में महिलाओं और पुरुषों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता था। तो ज्यादातर संस्थाएं ऐसी हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में, जहां पे महिलाओं और पुरुषों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो लेटर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में, फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जनरली महिलाओं और पुरुषों की स्थिति बराबर थी। तो सभा में, सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, इन सभी में महिलाओं को बराबर भागीदारी मिलती थी। ठीक है, चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं महिलाओं की बराबर भागीदारी। महिलाओं की बराबर भागीदारी। ठीक, सभा के बाद में अगली संस्था है समिति। सभा विशेष जनों की संस्था है। समिति में लिखिएगा पहला, जन साधारण की संस्था। जन साधारण की संस्था। कोई ऐसा निर्णय है जिसमें कि हर एक व्यक्ति का मत काम, अगर मत का मूल्य है, उसके लिए एक समिति, समूह है यहां पे, जिसको कहा जाता है समिति। समिति, जन साधारण की संस्था। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सभा का प्रमुख कार्य क्या था? न्याय संबंधी कार्य था। ठीक, समिति का प्रमुख कार्य था राजा का चुनाव। राजा का चुनाव। राजा का चुनाव। ठीक, नेक्स्ट संस्था है विदत। विदत। विदत में लिखिएगा सैनिक कार्यों से संबंधित संस्था। सैनिक कार्यों से संबंधित संस्था। और एक लास्ट, वैसे सामान्यतः इसकी जानकारी हर किताब में नहीं मिलती है, एक संस्था यहां पे गण। सभा, समिति, विदत और लास्ट है गण। लोकतांत्रिक कार्यों से संबंधित संस्था। लोकतांत्रिक कार्यों से संबंधित संस्था।
लोकतांत्रिक कार्यों से संबंधित संस्था। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में राजा के बारे में देखा, कबीले के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में देखा, संस्थाओं के बारे में देखा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयां प्रशासनिक इकाइयों में भी एक छोटा सा टेबल आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। प्रशासनिक इकाई का नाम और वर्तमान में इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, या इसको कह सकते हैं इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, यही है वो उस समय क्या नाम था और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं। अच्छा, एक और कॉलम यहां पे आपको रखना चाहिए, इसके मुखिया के बारे में भी दिया गया है। इसका मुखिया या प्रमुख कौन होता था। सबसे पहली इकाई है कुल। सबसे पहला है कुल, परिवार से संबंधित है कुल। वर्तमान नाम क्या है इसका, परिवार। कुल, जिसको कि हम वर्तमान में परिवार कहते हैं। और उस समय इस कुल का प्रमुख होता था कुलप। कुल का प्रमुख कुलप। नेक्स्ट, ग्राम। वर्तमान गांव से संबंधित है। इसका प्रमुख था ग्रामणी। ग्रामणी। बहुत सारे परिवारों को मिलाकर के गांव बना और बहुत सारे गांव को या फिर बहुत सारे ग्राम को मिलाकर के विश। इसको आप कह सकते हैं, उस वर्तमान में ग्राम पंचायत कह सकते हैं। बहुत सारे गांवों का समूह, विश। इसका प्रमुख था विशपति। और सबसे लास्ट या नेक्स्ट यूनिट है जन। ठीक, वर्तमान में जो गांवों का एक समूह है या फिर गांव से बड़ी जो यूनिट है कह सकते हैं जनपद, यही यहां पे जन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जन। इसका प्रमुख था राजन या राजा। ठीक, अब इसमें आपको क्या चीज एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में बढ़ती हुई क्रम में था। तो कुल सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम, विश, जन, और उसके बाद में आगे चल करके ये जनपद और महाजनपद का रूप लेता है। जनपद फिर महाजनपद। ठीक, वैसे इसकी जानकारी अभी ऋग्वैदिक काल में नहीं है, सिर्फ जन तक के सीक्वेंस को याद रखना है। कुल, ग्राम, विश और जन। ठीक है, ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा जिसके बारे में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। जनरली ये प्रश्न आपको सीजीपीएससी टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, वैसे यहाँ पे युद्ध जैसी संरचना हमको दिखाई देती है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में या फिर इन कबीलों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के लिए हमको क्या चाहिए, वह वैसे सेना चाहिए।
हर एक राजा जो है वो अपने आसपास सेना रखता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल की विशेषता क्या है, यहाँ पे स्थायी सेना नहीं है। स्थायी सेना का मतलब है कि राजा अपने महल में या एक प्रॉपर सेना की टुकड़ी अपने साथ रखता है और जिसको की पेमेंट करता है। ठीक वैसी सेना की या स्थायी सेना का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है। तो कैसे सेना का अरेंजमेंट होता था, जो कबीले हैं वो हमेशा राजा से लेन देन करते थे और राजा जो है वो इस भरोसे में रहता था कि जरूरत पड़ने पर यही कबीले के लोग जो है वो उसको साथ देंगे और सेना के रूप में उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो नोट करके एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। ऋग्वेद में स्थायी सेना का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में स्थायी सेना का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में स्थायी सेना का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कबीलाई टुकड़ियां आवश्यकतानुसार सैन्य सहायता देते थे। कबीलाई टुकड़ियां आवश्यकतानुसार सैन्य सहायता देते थे। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल टाइम में सभी के सभी अपने डेली लाइफ में या व्यक्तिगत जीवन में मशगूल रहेंगे। मतलब कोई व्यक्ति बढ़ई है, लोहार है, तो वो काम करता रहेगा, लेकिन जब भी राजा को आवश्यकता पड़ती है वो सेना के रूप में जाकर के अपनी सहायता दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा इसमें नौकरशाही। रक्त संबंधों पर आधारित थी। नौकरशाही रक्त संबंधों पर आधारित थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है यहाँ पे सरकार चलाने के लिए, राजा जो अपना प्रशासन चलाने के लिए जो प्रमुख लोग चाहिए होते थे वो जनरली उसके ब्लड रिलेशन वाले ही होते थे। ठीक है, नौकरशाही रक्त संबंधों पर आधारित होती थी। ठीक, अब प्रश्न पूछ सकता है आपको, ऋग्वैदिक काल में नौकरशाहों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होता था, ऐसा होता था क्या? नहीं। मतलब यहां पे कोई भी लोकतांत्रिक या चुनाव का तरीका नहीं था। राजा जिसको चाहे अपने लिए कोई व्यक्तिगत सलाहकार या फिर किसी विशेष पद पर नियुक्त कर सकता था नौकरशाही के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, मतलब खेती और पशुपालन से ही संबंधित थे। यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय पशुपालन तथा गौण व्यवसाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, गौण व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करते थे। गौण सेकेंडरी द्वितीयक कार्य, अगर किसी के पास खेती मतलब पशुपालन की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो खेती कर सकते थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि गौण व्यवसाय था। नेक्स्ट पॉइंट, गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय अधिकांश लड़ाई
गायों को लेकर हुई। कबीले वाले एक दूसरे के गायों को हथियाने के लिए लड़ते रहते थे। इस समय अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर हुई। और गाय की इतनी विशेषता थी, या कि कह सकते हैं उसका इतना महत्व था कि कई सारे शब्द गायों से संबंधित हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, एक तरफ नाम और दूसरी तरफ उसका क्या महत्व था। सबसे पहला है, एक शब्द है गव्यति। ग आधा व, यज्ञ का य और त में छोटा ई की मात्रा। गव्यति। गव्यति चारागाह के लिए प्रयुक्त। गव्यति शब्द का मतलब होता था चारागाह। गव्यति डैश करके चारागाह के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट, गविष्ट। ग व में छोटा ई की मात्रा, षटकोण का श आधा और टमाटर का ट। गविष्ट युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द। युद्ध के लिए गविष्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गविष्ट के लिए मतलब गविष्ट शब्द का क्या अर्थ लिया जाता था। गविष्ट युद्ध के लिए। नेक्स्ट, गोपति। ग में ओ की मात्रा और हस्बैंड वाला पति। गोपति। गोपति राजा। राजा को गोपति कहा जाता था। नेक्स्ट, दुहिता। दुहने वाला जो होता है, गाय को दुहने वाला, उसी को लिखिएगा दुहिता। दुहिता। पुत्री। गाय दुहने का काम करती थी घर में, उसको कहा जाता था दुहिता। पुत्री। दुहिता डैश करके पुत्री। किसी भी परिवार में जो बेटी है, पुत्री है, उसको दुहिता कहा जाता था। नेक्स्ट, गोधुली। ये शब्द सुने हैं, गोधुली बेला, विवाह का समय। गोधुली बेला में इतने कुछ लिखा होता है शादी के कार्ड पे, है ना। गोधुली। ग में ओ की मात्रा, ध में छोटा उ और ल में छोटा ई की मात्रा। गोधुली। समय की माप। समय की माप। ठीक, तो गाय का इंपॉर्टेंस हमको इतने सारे शब्दों से भी पता चलता है कि गाय जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और नेक्स्ट लिखिएगा, गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब न मारने योग्य। वैसे इनकी डाइट में जो भोजन था, इसमें शाकाहार मांसाहार दोनों शामिल था, पर गाय का सेवन नहीं करते थे, गाय को भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते थे। गाय के लिए अघन्या शब्द उपयोग किया जाता था, न मारने योग्य। गाय को अघन्या कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है कृषि के बारे में। कृषि में सबसे पहला पॉइंट है प्रमुख फसल जौ। प्रमुख फसल जौ था। प्रमुख फसल जौ था। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनरली हम एक शब्द सुनते हैं धान्य, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब जनरली हम आज के समय में धान से लेते हैं, धान का मतलब धान्य हो सकता है, लेकिन पूछा गया है कि धान्य का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे फसल का मतलब फसल के लिए प्रयुक्त शब्द था धान्य। ठीक है, इसको लिखिएगा। कृषि उपज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग होता था। कृषि उपज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट है, कृषि उपज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट, हमने हिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ते समय देखा था कि हिस्ट्री क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्वों का कुछ निरंतरता और परिवर्तन है। हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता में कपास के बारे में देखा था क्या, है ना। सिंधु सभ्यता में कपास के प्रमाण मिलते हैं, वस्त्र बुनाई करते थे, ठीक, कपास के प्रमाण मिलते हैं। कायदे से ये चीज यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए था, मतलब वैदिक काल में भी कपास के प्रमाण मिलने चाहिए थे। क्योंकि नहीं मिलता है, इसीलिए इस चीज को बेस बना करके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस काल में कपास के प्रमाण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, विशेष चीज क्या है, क्योंकि इससे पहले कपास का उल्लेख मिलता था। जनरली एग्जाम में पूछा जाए तो हम एक लॉजिक के थ्रू यही सोचेंगे कि कपास जो है वो कंटिन्यू रहा होगा, लेकिन इस काल में कपास के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, या नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा व्यापार। आर्थिक क्रियाकलापों या आर्थिक स्थिति के अंदर ही आपने सबसे पहले देखा पशुपालन के बारे में, नेक्स्ट था कृषि के बारे में, और अगला है व्यापार। इस काल में जल और थल मार्ग से व्यापार होता था। इस काल में जल और थल मार्ग से व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से लेन देन होता था। मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग करते थे, गाय का। और अगर गाय का प्रयोग नहीं करना है तो फिर वैसा आदमी खोजना पड़ेगा जिसके पास आपकी जरूरत की चीज हो और उसको आपके सामान की नीड हो। ठीक है, एक्सचेंज, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे भी कुछ शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पारंपरिक शब्दावली हैं जो कि जिनका अर्थ पूछा गया है, कुछ शब्द और उनके अर्थ। इतिहास में ये चीज आपको बहुत परेशान करेगा, चाहे वो आप प्राचीन इतिहास ले लें, मध्यकालीन या मध्यकालीन इतिहास तक, कि कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ पूछ लेता है। ठीक, शब्दों में सबसे पहला एक शब्द है यहाँ पे व्यापार से संबंधित, पणी। पणी, पणी, व्यापारियों का समूह। एग्जाम में पूछा गया एक शब्द है पणी, व्यापारियों का समूह। नेक्स्ट, बेकनाट। बेकनाट, अब इसका क्या तुक्का लगाओगे। बेकनाट मतलब बेकरी से संबंधित। बेकनाट मतलब है सूदखोर। सूदखोर जो सूद या ब्याज में पैसा देते थे, सूद समेत मेरा पैसा वापस कर देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो सूद क्या है, ब्याज। सूदखोर, ब्याज पर पैसा देने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, तक्षण। ये सुनार है, लोहार है, बढ़ई है या कुम्हार है।
जब तक पढ़ा ना हो तो कुछ भी तुक्का नहीं लगा पाएंगे, ऐसा ऐसा शब्द है ना। तक्षण, बढ़ई, बढ़ई, तक्षण कहा जाता था बढ़ई को। वैसे मुद्रा के रूप में गायों का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनको समझ में आने लगा कि कोई चीज़ जो है वो कीमती है और उसको भी हम एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे वैसे इन्होंने कुछ और नए करेंसी या मुद्रा के रूप में कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली थी। इसी में ही एक शब्द है निष्क और एक है शतमान। निष्क और शतमान, निष्क और शतमान, ये दोनों शब्द मुद्रा के लिए यूज होते थे। अब निष्क का मतलब क्या है? निष्क का मतलब होता था कीमती धातु से बना हुआ गले का हार। आज भी अगर व्यक्ति को इमरजेंसी आ जाए तो गले की चेन गिरवी रख के पैसा उठा लेते हैं, तो ये निष्क क्या था? गले का हार। और शतमान, ये जो शब्द है ये उपयोग होता था 100 गायों के समूह के लिए। 100 गाय, 100 गायों का समूह, इसको कहा जाता था शतमान। निष्क, गले का हार और शतमान, 100 गायों का समूह। ठीक। और सामान्यतः वहां पे जो शब्द यूज होता था निष्क और शतमान, ये मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था के अंदर ये कुछ प्रमुख चीजें थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। राजनीतिक देख लिए, आर्थिक देख लिए, सामाजिक नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, यह समाज वर्ग विहीन एवं वर्ग विहीन, बिना वर्ग के, उच्च वर्ग निम्न वर्ग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वर्ग विहीन एवं जाति विहीन समाज था। बिना किसी जाति के, वर्ग विहीन एवं जाति विहीन समाज था। ये कबीलों में रहते थे, ये कबीलों में रहते थे। ठीक, हमने यही चीज पढ़ा भी है आपके हड़प्पा सभ्यता से, कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत ठीक थी, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे अच्छी थी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी जाति व्यवस्था जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है हड़प्पा सभ्यता में। पाषाण युग में तो सवाल ही नहीं उठता है। धीरे धीरे हड़प्पा के बाद में आपका जो नेक्स्ट सभ्यता विकसित हुआ था वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक में भी आपका ऋग्वैदिक सभ्यता, इसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है और यहाँ पे भी हमको जाति या वर्ग जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जो चीज है जाति या वर्ग वाला, ये कहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा? आपका उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल में ये चीज प्रचलित नहीं है, उत्तर वैदिक काल में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। किंतु परिवार पितृसत्तात्मक था। किंतु समाज पितृसत्तात्मक था। किंतु समाज पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्त्रियों को
स्त्रियों को शिक्षा पर समान अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को शिक्षा पर समान अधिकार प्राप्त था। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इस काल की कुछ प्रमुख विदुषी महिलाएं, विदुषी मतलब बहुत प्रकांड पंडित ज्ञानी महिलाएं, इस काल की कुछ विदुषी महिलाएं, डैश करके लिखिएगा, अपाला, अपाला, कौमा, घोषा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, हाँ लड़कियों का, महिलाओं का नाम है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्ववारा, सिक्ता, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, ये सभी इस काल की विदुषी महिलाएं थी, प्रकांड पंडित ज्ञानी महिलाएं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के बारे में ही। एक शब्द है, एग्जाम में पूछा गया है, महिलाओं से संबंधित एक शब्द है अमाजू। अब एग्जाम में ऐसा दे देगा, अमाजू किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, कोई पद है, महिलाओं की एक स्थिति है, क्या है? तो महिलाओं से संबंधित एक शब्द है अमाजू। लिखिएगा इसमें, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, अमाजू किनको कहते थे? जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के बारे में ही, नेक्स्ट पॉइंट, विधवा विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, कौमा, नियोग प्रथा का प्रचलन था। जिस पुरुष से शादी हुई है उससे अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो किसी दूसरे पुरुष से संतान उत्पत्ति, नियोग प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी या प्रचलित था। अब बहुपति विवाह प्रचलित नहीं है, बहुपत्नी विवाह भले प्रचलित है, ठीक है, बहुपति विवाह ही लिखे ना, ठीक, हाँ। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और शब्द हैं कपड़ों से संबंधित, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या क्या था उसमें। अब शब्द पूछ लिया है कि इन कपड़ों को क्या कहते थे, ठीक है, तो 3-4 प्रकार के शब्द हैं इसमें, लिखिएगा इसमें, वस्त्रों से संबंधित शब्द, इनके सामाजिक के अंतर्गत ही, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही लिखिएगा, वस्त्रों से संबंधित शब्द। सबसे पहला, महिलाओं पुरुष सबके लिए कॉमन है ना, जो शरीर के ऊपर धारण कर रहे हैं, ऊपर के हिस्से के लिए, इसको कहा जाता था वास। वास, शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला, शर्ट या कुर्ता कह सकते हैं, शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला। अगला है नीवी, कमर के नीचे
धारण किया जाने वाला, पैंट, पजामा, जीन्स, जो भी चलता उस समय। कमर के नीचे धारण किया जाने वाला, अब ये बताओ ये क्या चीज़ है, क्या हो सकता है? कपड़ों से संबंधित ही है। उष्णीय मतलब टोपी, ठीक है, टोपी क्लोज थे आप। पगड़ी, पगड़ी, उष्णीय मतलब पगड़ी। और वास से मिलता जुलता एक शब्द है अधिवास। अधिवास, वास, नीवी, उष्णी और अधिवास। ओढ़ने वाले वस्त्र, शॉल जैसा कह सकते हैं। ओढ़ने वाले वस्त्र, ठीक, शॉल या दुपट्टा जैसा। वास, नीवी, उष्णी और अधिवास, ये उस समय प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कपड़े हैं। ठीक है, सामाजिक स्थितियों में लगभग इतनी चीजें हैं। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। भोजन, भोजन वैसे सामान्यतः शाकाहार मांसाहार दोनों था, और एक पॉइंट था जो आप पहले लिख चुके हैं, गाय को भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा। सोमरस नामक, सोमरस नामक मादक पदार्थ का प्रयोग, सोमरस नामक मादक पदार्थ का प्रयोग। अच्छा, हमने 10 मंडल पढ़े थे, कौन से मंडल में था सोमरस का जानकारी? 7, 8, 9, 10, 9वें मंडल में सोमरस के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिएगा धार्मिक जीवन। भोजन में दो तीन पॉइंट थे, वो पहले लिख चुके हैं आप, जो एक्स्ट्रा पॉइंट था सोमरस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा धार्मिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था के अंदर ही एक छोटा सा पॉइंट है धार्मिक जीवन। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, प्रकृति पूजक समाज, प्रकृति पूजक समाज। नेक्स्ट पॉइंट, एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद। कुछ कबीले थे जो एक ईश्वर को मानते थे, कुछ लोग बहुत सारे ईश्वर को मानते थे। अगर प्रकृति को ही देखें तो प्रकृति में ही 5 प्रकार के ईश्वर मिल जाएंगे, प्रकृति के 5 मूलभूत तत्वों को देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूर्ति और मंदिर का उल्लेख नहीं, मूर्ति और मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। और लास्ट पॉइंट है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक, ये चीज तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से देखते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो शवाधान मिले हैं, वहां पे कुत्ते को या फिर युगल शवाधान या फिर उनके साथ में उनके सामान को भी दफनाते थे। ठीक है, ये नहीं पता भाई, करते होंगे हर सोसाइटी में, हर समाज में एक कह सकते हैं कि कोई ना कोई मादक पदार्थ का प्रचलन हो ही जाता है। ठीक, उस समय भी क्योंकि चावल, गेहूं, जौ के साक्ष्य मिलते ही हैं, उसके फर्मेंटेशन को, उसको बचा करके रखने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय उनको मिल गया होगा उस समय भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।